हेलो एवरीवन। आज 6 नवंबर है और आज के हमारे डेली करंट अफेयर की सीरीज में हम अराउंड 6 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है आर के लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस के बारे में। आई एम श्योर आपने आर के लक्ष्मण के बारे में सुना ही होगा। आर के लक्ष्मण टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए कार्टून्स बनाते थे, डेली कार्टून, डेली जो कंट्री में इश्यूज चल रहे हैं, करप्शन है और पॉवर्टी है, पॉलिटिशियंस की लाइफ के ऊपर, या पॉलिटिशियन सिचुएशन को रिएक्ट कैसे करते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर, मतलब डेली चीज़ जो डेली इंसिडेंसेस होते हैं उनके ऊपर आर के लक्ष्मण कार्टून बनाते थे। और ये उनका सबसे फेमस कार्टून है, इसका नाम था द कॉमन मैन। इसकी वजह से आर के लक्ष्मण काफ़ी फेमस हुए थे। तो जो आर के लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस है, आपको याद रखना है कि ये कोई गवर्नमेंट अवार्ड नहीं है, ये आर के लक्ष्मण फाउंडेशन, उनकी फैमिली ने इस्टेब्लिश किया है इसको। और जो पहला अवार्ड है वो आमिर खान को दिया गया है 2025 में। ये पहला ही अभी इसी साल इस्टेब्लिश हुआ है। मैंने आपको बता दिया कि डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को डिपिक्ट करने के लिए कार्टून बनाते थे। द कॉमन मैन इनका सबसे फेमस कार्टून है। एक और पर्सनैलिटी है आर के नारायण, इनसे मिलता जुलता नाम है, ये इनके भाई ही हैं एक्चुअली। इनकी काफ़ी सारी बुक्स देखी होंगी आपने। द गाइड इनकी बहुत फेमस बुक है जिसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। मालगुडी डेज, 90s के टाइम पे जो इंडिया का दूरदर्शन है उस पे एक टीवी सीरीज आती थी, सीरियल एक टाइप से आता था, मालगुडी डेज। एक्चुअली ये भी इनकी बुक ही है। तो आर के नारायण और आर के लक्ष्मण। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी पेंडेमिक नेक्सस। जो इनइक्वालिटी है और जो पेंडेमिक है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, उसको उसका एक रिपोर्ट आया था, किसने निकाला है, यूएन एड्स ने। अब एड्स के बारे में आप जानते ही होंगे, एड्स के बारे में पहले देख लेते हैं एड्स क्या है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है। ये होता कैसे है, एचआईवी से। एक टाइप का वायरस है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। अब ये वायरस करता क्या है, जो हमारी बॉडी में जो लिम्फोसाइट्स हैं या हेल्पर टी सेल्स हैं, उनमें CD4 लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए एसेंशियल होते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है तो आपको और भी सारी डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि टीबी। ये बहुत ही कॉमन होती है अगर किसी को एआईडीएस एड्स हो चुका है तो। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट अनप्रोटेक्टेड, ब्लड से, इन्फेक्टेड सिरिंज या निडल से, मतलब इनसे ब्लड आपका ट्रांसफर हो जाए, या मदर टू चाइल्ड, लैक्टेटिंग मदर से, ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो जाता है ये। एक बात नोट करने की, ये हगिंग, शेकिंग या कैजुअल कांटेक्ट जो भी है उनसे ये स्प्रेड नहीं होता है। जो सिम्टम्स हैं इसके, ये वो फीवर है, फटीग, थकान है, स्वेलन लिम्फ नोड्स है, रैशेज हैं बॉडी पे। ये सारे फीचर्स हैं इसके, सिम्टम्स हैं, सॉरी फीचर्स नहीं है। और यूएन एड्स, इसको लॉन्च किया गया था 1996 में। ये यूएन प्रोग्राम का एक जॉइंट इनिशिएटिव है, जिससे ये लोग एचआईवी को एंड करने का एक टारगेट बना के चलते हैं। इनका एम क्या है कि जीरो न्यू एचआईवी इन्फेक्शन, कोई भी नए एचआईवी इन्फेक्शन नहीं होने चाहिए, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी को हुआ है तो उससे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। और दूसरा है कि जीरो डेथ बाय 2030, ये सारी चीजें हमें अचीव करनी है, जिसके लिए यूएनएआईडीएस काम करता है। अब जो ये रिपोर्ट थी, इसने इनइक्वालिटी और पेंडेमिक के बीच में एक नेक्सस बताया है कि अगर इनइक्वालिटी ज़्यादा है तो जो पेंडेमिक के इल इफेक्ट होते हैं, जो पेंडेमिक के डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स होते हैं पॉपुलेशन पे, वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो सकते हैं और ज़्यादा डिसरप्टिव भी हो सकते हैं। लोग पहले से पुअर हैं, और अगर पेंडेमिक भी आ जाती है तो उनके पास वैसे ही इनकम का जरिया नहीं है, और पेंडेमिक आने के बाद फिर लॉकडाउन लगेगा तो लॉकडाउन से उनकी इनकम भी कम हो जाएगी, प्लस हेल्थ के ऊपर और ज़्यादा खर्चा उन्हें करना पड़ेगा। तो ये एक साइकिल बन जाता है, जिससे इनइक्वालिटी, पेंडेमिक और इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी से पेंडेमिक ज़्यादा होती है, ज़्यादा पेंडेमिक हो जाती है तो इनइक्वालिटी और बढ़ जाती है, उसकी वजह से फिर से पेंडेमिक का असर ज़्यादा हो जाता है। ये एक साइकिल, लूप बन जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो एशियन यूथ गेम्स है। ये काउंसिल ऑफ एशिया ने ऑर्गेनाइज किया है। इसका पहला एडिशन 2009 में हुआ था। सिंगापुर ने ऑर्गेनाइज किया था इसको। ये अराउंड 4 इयर्स के गैप पे होता है।
पर इसका 2017 वाला एडिशन नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद 2021 वाला एडिशन नहीं हो पाया था कोरोना के नाते, पैंडेमिक के नाते। इसलिए अब ये 2025 में हुआ है, 12 साल के गैप के बाद। इसमें इंडिया की परफॉर्मेंस अब तक की सबसे एक्सेप्शनल रही है, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है, जिसमें इंडिया ने 48 मेडल्स टोटल जीते हैं, जिसमें 13 गोल्ड और 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज है। ये हुआ कहाँ था 2025 का एशियन यूथ गेम्स? कहाँ हुआ है? मनामा, बहरेन में हुआ है। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। इसको आप इंडिया स्वीट रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये आपको नोट करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। यूपीएससी में कई बार आ जाता है, जैसे यूपीएससी 2024 में था कि जो डिजिटाइजेशन है, लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन, वो सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इसको इम्प्लीमेंट नेशनल बी बोर्ड कर रहा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इस टाइप से इंडिया के पास बहुत सारे बोर्ड, जैसे नेशनल टर्मरिक बोर्ड है, जिसका क्वेश्चन 2025 में आया था। नेशनल स्पाइस बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, टी बोर्ड है। इन सब के आपको हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए, प्लस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं आगे की वीडियोस में इन्हें नोट करवा दूंगा। अभी जो नेशनल बी कीपिंग मिशन है, इसमें फोकस क्या है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का फोकस है प्रोडक्शन इंक्रीज करने पे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने पे, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे। आपने बी से हनी बना लिया, लेकिन आपके पास वो मैकेनिज्म नहीं जिस जिस मैकेनिज्म के थ्रू वो हनी मार्केट तक पहुंच सके, उसकी सेल हो सके। तो आपका रॉ मटेरियल आप करेंगे क्या अगर आपको मार्केट का लिंकेज नहीं है आपके पास? इसीलिए आपको मार्केटिंग भी देखनी है, हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी आपके पास होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अच्छी क्वालिटी के हनी बना सकें। जैसे अभी बीच में बहुत सारे इश्यूज हुए थे, जिसमें बहुत सारी कंपनीज के हनी को FSSAI ने नॉट फिट फॉर यूज डिक्लेयर किया है, जिसमें से पतंजलि का हनी था, डाबर का हनी था, जो कि बताया जाता है कि 100% प्योर हनी नहीं ये लोग यूज करते हैं, ये लोग शुगर सिरप यूज करते थे। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप हनी बना सकें अच्छे तरीके से, वो प्योर होना चाहिए। अब इंडिया का क्या सीन है हनी को लेकर के, कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हनी का, चाइना के बाद। फिर इंडिया का जो स्वीट रेवोल्यूशन था वो लॉन्च हुआ था 2017 में, बी कीपिंग प्रमोट करने के लिए। अब इन सब से रिलेटेड एक पोर्टल है जिसका नाम है मधु क्रांति पोर्टल। ये 2021 में लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया था। इम्प्लीमेंट कौन करता है? फिर से नेशनल बी बोर्ड करता है इसको इम्प्लीमेंट। अब इसका काम क्या है? इसका काम है ट्रेसिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बना के रखना। अगर कहीं से हनी आया और आपको बाद में पता चला कि वो हनी अच्छा नहीं है खाने के लिए, या उसमें शुगर की मिलावट की गई है, तो आप उसको वापस उसके सोर्स पे ट्रेस कर सकें और जान सके कि वो कहाँ से आया था। जिसकी ट्रेसिबिलिटी बताना और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, कि प्रोसेसेस आप में ट्रांसफर होनी चाहिए। अगर कोई करप्शन कर रहा है या कोई मिलावट कर रहा है तो वो पकड़ा जाए और उसके ऊपर चार्जेस लगे। ये सारी चीजें इंश्योर करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया था। जो हमारा अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, वो है बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व्स आपको पता होंगे, इंडिया में रिसेंटली 13 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं, इसके पहले 12 थे। अभी रिसेंट एडिशन हुआ एक। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि 3 नवंबर को हम लोग बायोस्फीयर कंजर्वेशन डे मनाते हैं। अब बायोस्फीयर में हम होता क्या है, बायोस्फीयर में इन सीटू कंजर्वेशन होता है। इन सीटू एक्स सीटू दो टाइप के कंजर्वेशन है। अगर आप किसी स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व कर रहे हैं तो उसको इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। हमें बंगाल टाइगर्स को कंजर्व करना है, हम उन्हें सुंदरबन में ही अगर कंजर्व करेंगे टाइगर रिजर्व बना करके, तो उसे इन सीटू कंजर्वेशन कहेंगे। इसमें नेशनल पार्क आएंगे, टाइगर रिजर्व आएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आएंगी, सेक्रेड ग्रूव्स आएंगे। लेकिन अगर हम उनका लोकेशन चेंज कर रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट चेंज कर रहे हैं, जैसे जू हो गया, तो उसे कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। आई होप आपको ये इन सीटू और एक्स सीटू में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं, जोनिंग होती है इसमें। जो कोर जोन होता है उसमें किसी भी टाइप की ह्यूमन एक्टिविटी
नहीं होती है, अलाउड नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है हर चीज़ पे। साइंटिफिक एक्टिविटीज अलाउड है, रिसर्च एंड एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। फिर जो बफर जोन होता है वहाँ पे लिमिटेड एक्टिविटीज अलाउ की जाती हैं, सस्टेनेबल टूरिज्म हल्का फुल्का अलाउ किया जाता है। फिर जो ट्रांजिशन जोन होता है उसमें एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं, सस्टेनेबल होनी चाहिए हर चीज़ें, लेकिन हाउसिंग कर सकते हैं, टूरिज्म कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अलाउड होती हैं। तो अब जो इंडिया में 13 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उन्हें उन पे आप देख सकते हैं, ये आपको याद होने चाहिए कौन से कहाँ पे हैं। जो जो रिसेंट एडिशन था वो कोल्ड डेजर्ट था, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। बाकी आप याद कर लीजिएगा, ये याद करना इन्हें इंपॉर्टेंट है। एक इसके अंदर ही प्रोग्राम है यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, 1971 में स्टैब्लिश किया गया, ये लॉन्च किया गया था जिसको। इसमें रिलेशन ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशन बना के चलना इसका मेन एम है। मतलब एनवायरनमेंट और ह्यूमन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, दोनों साथ में ही रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपको एनवायरनमेंट कंजर्व करना है तो ह्यूमंस को बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ह्यूमंस आपको अलाउड करने हैं, पर उनकी एक्टिविटी सस्टेनेबल होनी चाहिए, ये इसका मेन एम है। अब इसमें कुछ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें हमारे यहाँ के 13 आते हैं, वैसे वर्ल्ड में 738 साइट्स हैं ग्लोबली। और ये इसको ऑपरेट कौन करता है, इसको यूनेस्को इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, मतलब मैप आईसीसी इसको ऑपरेट करता है, जिसमें 34 मेंबर्स हैं, इसमें से इंडिया भी एक मेंबर है। आपको ये याद होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो मैप आईसीसी है उसमें 34 मेंबर्स हैं और उसमें इंडिया भी एक मेंबर है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब रिसेंट में इंडिया में, मैंने आपको बता दिया, 13th बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट हुआ है, जिसका नाम कोल्ड डेजर्ट है। किसी स्टेट में है मैंने आपको बता दिया, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही। थैंक यू।